हेलो एवरीवन। तो आज एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा जो कि एमपी सेट एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी और आज इसकी प्रोविजनल ऑफिशियल की डिक्लेयर कर दी है। तो ये एक प्रोविजनल की है क्योंकि इस की के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग विद इन 5 डेज आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके। तो विद इन 5 डेज में आपको अपनी आपत्ति दर्ज करना है और उसके साथ जो पुस्तक का लेखक का नाम, संदर्भित पुस्तक के आपको दस्तावेज जिसके बेसिस पे आप अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, वो भी आपको इसमें मेंशन करना जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज आंसर की को, और हम इसको जो पेपर हुआ था उसी से हम आंसर को डिस्कस करेंगे और उसी से हम आंसर को देखेंगे कि किस तरीके से प्रोविजनल आंसर की डिक्लेयर हुई है। तो ये आंसर की है। यहाँ पर हम पेपर 1 जो जनरल पेपर है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसके आंसर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्योंकि ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि चारों सेट के आपको यहाँ पे आंसर्स एक साथ दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, बी, सी और डी। ये जो चारों सेट थे पेपर 1 के, और उसके यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पेपर ए सेट ए की अगर हम बात करें उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है यहाँ पर बी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हम पेपर से अच्छे से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट यहाँ पर आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल पेपर है जो कि 15 दिसंबर को हुआ था एमपी सेट का, और ये पहला पेपर है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। तो ऑफिशियल की के हिसाब से क्या क्या आंसर दिए हैं एमपीपीएससी ने वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है। तो एमपीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है आंसर बी, व्यवहारिक उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यह कथन किसने दिया है कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर एमपीपीएससी ने दिया है ए, स्किनर। ठीक है। तो आप अपने पेपर के से इसको मैच करते जाइए साथ साथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने डी, उत्तेजना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प इन चारों में से सही नहीं है। चौथे का उत्तर है ए, उपदेश देना। ये सही नहीं है, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन था वो कौन सा विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उपदेश देना। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है शिक्षक। बाकी तीनों बुलेटिन बोर्ड में शामिल होते हैं, शिक्षक बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, शिक्षक। छठा क्वेश्चन है, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है। तो प्रारंभिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, पायलट सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ने प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रयोगात्मक स्थितियों को देखना। बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रयोगात्मक स्थितियों को देखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने सी। सी इसका करेक्ट है, समंक संगठन और कोडिंग। ये थोड़ा सा हिंदी में इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसका डी है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग। ये इसका पहला कदम है डेवलपिंग स्किल का। कंप्यूटर डेटा एनालिसिस में डेवलपिंग स्किल का पहला स्टेप है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखते हैं, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं। तो इसके 3 मुख्य घटक क्या है। जो करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक प्रश्न, मुख्य पाठ और अंत मामला। तो ये हम पेपर
जो था उसका सेट ए हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपके पास अगर कोई दूसरा सेट है तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को आगे पीछे करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, और इससे आपको आंसर चेक करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल की में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको आंसर्स दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी ने 10वें का है ऑप्शन ए, नीतिशास्त्र। थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम नीतिशास्त्र, इथिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से आपका अनसीन पैसेज था, अनसीन पैसेज के हिसाब से हम डायरेक्ट यहां पर आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 11 था कि महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? ये आपको पैसेज से बताने थे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, निरक्षरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नारीवाद आंदोलन बढ़े हैं। तो नारीवाद आंदोलन क्यों बढ़े हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, असमान रूप से। क्यों बढ़े हैं, सॉरी क्यों नहीं, इसका पूछने का तरीका था कि कैसे बढ़े हैं, तो पैसेज के हिसाब से वो बढ़े हैं असमान रूप से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। ये पैसेज के अकॉर्डिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता करी है? तो 14 का करेक्ट आंसर है सी, यूनेस्को ने। यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 का डी, गरीबी से मुक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो वो 11 से 15 तक आपके पैसेज के क्वेश्चन थे, गद्यांश के। अब 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, यह हमें यहाँ पर बताना था। तो 16 का करेक्ट आंसर दिया है सी वाला, प्रतीकात्मक भाषा या सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होती है वो नॉन वर्बल टाइप की नहीं होती है, बाकी तीनों यहाँ पे नॉन वर्बल हैं एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग। अगर इसमें आपको डाउट लगता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आया था, अगर इसमें आपको डाउट लगता है तो आप अपने बुक्स के प्रूफ के साथ विद इन 5 डेज आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है सी वाला, सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी प्रक्रिया है। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो डायनेमिक है, 2 वे प्रोसेस है। इसको 6 चरणों में, 6 स्टेप्स में हम इसको फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना था कि इसको सही क्रम में हमें जमाना था। ये जो आपको 6 फेजेस दिए हैं इनको हमें यहाँ पर सही क्रम में जमाना था। तो जो सही क्रम दिया है एमपीपीएससी ने वो है 17 का आपका सही आंसर दिया है बी। क्वेश्चन इसका सही आंसर दिया है एमपीपीएससी ने बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, व्यावसायिक सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा जो कम्युनिकेशन बैरियर के कारण ज्यादातर गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर किस बैरियर के कारण पैदा होती है? इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी ने ए, सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस के कारण ज्यादातर गलतफहमी, ज्यादातर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंस के कारण होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है एक अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक मतलब कि इंट्रापर्सनल, हम खुद से बात कर रहे हैं डायरी में, है ना। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। तो उस तकनीक को क्या कहते हैं जिससे हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो उस टेक्नोलॉजी को जो करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने वो है मध्यस्थ संचार या मीडिएटिंग कम्युनिकेशन।
जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को प्रेषित करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस एक पुस्तक का विक्रय मूल्य अगर 500 रुपीज़ है, अगर इस पे दुकानदार 25% का लाभ कमाता है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब किस मूल्य पे जो है दुकानदार इस किताब को बेच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने ऑप्शन डी, दैट मीन्स 400 रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि एमपीपीएससी ने क्या इसका आंसर दिया है, उसके हिसाब से फिर हम इसमें अगर आपको चैलेंज करना है तो फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर की गति से अपने स्कूल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा को करने में 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है तो बताइए कि उसके गांव से स्कूल कितना दूर है। इस 22 जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी ने ए वाला, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला के प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको एक सीरीज दी हुई है अल्फाबेट्स की, इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो यहाँ पर आंसर दिया है एमपीपीएससी ने 23 का बी, दैट मीन्स जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यहाँ पर अगेन एक नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में आपको बताना है कि एंड में क्वेश्चन मार्क में कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। तो इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, दैट मीन्स 1525। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एक कूट भाषा में आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो बताइए कि उसी कूट भाषा में धर्मेश जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको किस तरीके से हम राइट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंसवासी मनुष्य यूनानी हैं, सभी एथेंसवासी मनुष्य है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सी आकृति बनेगी इस लॉजिकल क्वेश्चन में, सिलोगिज्म में। तो इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी ने ए, प्रथम आकृति यहाँ पर बनेगी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, ये एक वेन आरेख यहाँ पर दिया हुआ है। वेन आरेख बताना है कि ये किस तरीके का रेखा चित्र है। तो इसका आंसर दिया है बी, OIE1। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर दिया है एमपीपीएससी ने वो दिया है सी वाला, EIO4। ये इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला नहीं है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण ये बताता है। तो इसका आंसर दिया है एमपीपीएससी ने ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, आई और ओ के बीच में, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। तो सामान्य लक्षण का ज्ञान कैसा होता है बौद्ध दर्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, अनुमान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, प्रभाकर मीमांसा के अकॉर्डिंग कौन सा प्रमाण स्वीकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का सी, दैट मीन्स अनुलब्धि प्रमाण, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, पायलट सर्वे क्या होता है। तो पायलट सर्वे किस तरीके का सर्वे होता है, इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, दैट मीन्स प्रश्नावली में सुधार के लिए किया गया परीक्षण सर्वे। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से हम जब हम सर्वे करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, एक रियल सर्वे से पहले जब हम एक सर्वे करते हैं जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं, तो वो पायलट सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होता है। तो अनुसंधान का प्रथम चरण होता है सी, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 33, शोध कार्य जो रिसर्च वर्क है उसका खाका, ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं। रिसर्च वर्क का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, खाका किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ए, शोध डिजाइन को। क्वेश्चन नंबर 34, दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत क्या कहलाते हैं। तो जो अगर सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स, जो दूसरों ने डेटा को कलेक्ट किया है, कंपाइल्ड किया है, इकट्ठा किया है और कंपाइल्ड किया है, तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं द्वितीय समंक।
जो सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो दूसरों ने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा, द्वितीय समंक होगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि 2020 से लेकर 2024 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के एनरोलमेंट के आंकड़े बताता है। तो अगर 2025 में कितने और यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करना है कि जो 6 साल का एवरेज है, औसत है, वो 640 हो जाए, 640 हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए, दैट मीन्स 1340। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट है इन चारों में से, वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सबसे फास्ट होता है। ठीक है, 37 क्वेश्चन, ई रकम, ई रकम पोर्टल किस चीज से संबंधित है, किसके कल्याण से संबंधित है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, तो उस यूनिक नंबर को क्या कहते हैं? जो होस्ट कंप्यूटर को यूनिक नंबर दिया जाता है, उस यूनिक नंबर को क्या कहते हैं? उस यूनिक नंबर को कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? तो कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनआईसी। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। यूआरएल का क्या अर्थ है? काफी इजी सा क्वेश्चन दिया है ये। तो यूआरएल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गांधी सागर जलाशय कौन सी नदी पर है? तो ये एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, और गांधी सागर जलाशय ये सिचुएटेड है चंबल रिवर पर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल। अब यहाँ पर आपको एक प्लेस का नाम दिया है गाजीपुर लैंडफिल, जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए डंपिंग साइट से, और ये कहाँ पर है यह आपको बताना है। तो गाजीपुर, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है ये आपका सिचुएटेड है दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, जो लवणीय मृदा होती है, सेलाइन सोल होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोषण अनुपात, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, सॉइल का। और तो जो ईसी और एसएआर, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक सेलाइन सॉइल में? तो इसका करेक्ट आंसर है 43 का ऑप्शन बी, इसी 4 से ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है वो 13 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बायो ई3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, इसका क्या मतलब है? तो जो बायो ई3 नीति का क्या मतलब है यह आपको यहां पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का डी, दैट मीन्स अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो इन 3 ई का मतलब यहां पर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यहाँ पे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स से आए हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत कम हैं। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना है। 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना है, और ये कब तक करना है, मतलब ये टारगेट कब तक है कि इसमें हम हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन स्टार्ट कर देंगे? तो ये टारगेट है सी 2030 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को किस वर्ष यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है? तो ये हायर जो यूनिट 10 है आपका, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 47, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी की स्थापना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू कब की गई? ठीक है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, संसद के अधिनियम के थ्रू किस वर्ष में की गई है यह बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1956 में। ठीक है, ये आप यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात थी, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पूछा है, संसदीय अधिनियम पूछा है। वैसे तो यूजीसी की स्थापना इससे पहले हो गई थी, लेकिन संसद के अधिनियम के थ्रू फिर वो फाइनली 1956 में उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, संकल्प का क्या मतलब है? संकल्प जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है, उसका क्या मतलब है? तो 48 का करेक्ट आंसर है सी, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? एक वेस्टर्न एजुकेशन का क्रिटिक्स कौन था? बेसिकली ये आपसे पूछा है, कौन वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में था, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 49 का सी वाला, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां पर आपको 4 यूनिवर्सिटी की जो हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज थी उसके नाम दिए हैं और लोकेशन दी है। आपको यहाँ पर मैच करना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए वाला नालंदा बिहार में है, बी तक्षशिला पाकिस्तान में है जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, सी विक्रमशिला अगेन बिहार में है, और डी पुष्पगिरी यहाँ पर उड़ीसा में है। तो ये 50 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं जो कि एमपीपीएससी की प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हमने आंसर देखे हैं। अगर आपको इस आंसर्स में कुछ डाउट्स लगते हैं कि ये आंसर सही नहीं है, कुछ दूसरा आंसर सही होना चाहिए, तो विद इन 5 डेज आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा विद जो प्रॉपर सोर्सेज और प्रूफ के साथ। तो इससे आपका आंसर चेकिंग काफ़ी ईजी हो गया है, इससे आप अपने आंसर्स काफ़ी ईजिली चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।